हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। ये एक कुंडली विश्लेषण है। पहले इन्हीं जातक की कुंडली का जब विश्लेषण किया गया था तो कुछ एक डेटा की मिस्टेक हो गई थी, जिस कारण से इसको दोबारा से करना पड़ रहा है। इस कुंडली के अंदर अगर हम देखें तो इस कुंडली का जो लगन है वो 9 नंबर यानी कि धनु लगन की कुंडली है, और जो नक्षत्र हमें देखने को मिल रहा है वो है मूला नक्षत्र। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सोचने का जो ढंग होगा वो केतु के नज़रिए से देखा जा सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि चंद्रमा जो है वो बैठे हुए हैं इनके पुनर्वसु नक्षत्र में जाके। ठीक है, इसका मतलब है कि गुरु का प्रभाव रहने वाला है चंद्रमा के ऊपर। अब चलिए देखते हैं कुंडली को। इस कुंडली में अगर हम देखें तो सबसे पहली बात केतु की कर लेते हैं। केतु जो है वो शुक्र की राशि में है, शुक्र की तरह कुछ प्रभाव करेंगे। ठीक, इस कारण से मोस्टली तो केतु यहाँ पे लाभ का 11th का प्रभाव करेंगे। साथ ही साथ इस केतु की जो एक युति है, एक संबंध है, वो शनि के साथ है। शनि जो होता है वो कर्म का कारक ग्रह माना जाता है, और इस कुंडली में वो 2nd और 3rd हाउस 10 नंबर और 11 नंबर जहाँ लिखे हैं वहाँ के स्वामी बनते हैं। इसका मतलब होगा कि कहीं ना कहीं जातक जो है उनको एक चीज़ शुक्र यानी कि थोड़ी सी विलासिता, दूसरा प्रोफेशन की ओर अगर हम बात करें तो सेवा भाव के साथ, क्योंकि शनि सेवक को रिप्रेजेंट करता है और वो भी उच्च का शनि है, तो उच्च की सेवा को रिप्रेजेंट करता है, आयु को भी रिप्रेजेंट करता है। इस कारण से कहीं ना कहीं जो सोचने का ढंग है उसमें कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। शनि का उच्च हो जाने का मतलब है कि थोड़ा सा जो आपका मेहनत का तत्व है उसको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि केतु 11th हाउस में बैठा है जो कि लाभ भाव है, इसीलिए जो आपकी अर्निंग्स हैं वो अस्थिर रहेंगी। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना होगा। गुरु यहाँ पे वक्री और नीच राशि के दिख रहे हैं, लेकिन गुरु से इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक और बात है कि इस कुंडली में गुरु जो है वो कमज़ोर है षडबल में। इस कारण से पुखराज, अगर पुखराज नहीं भी तो भी आपको जुपिटर को बल देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ कम है, इसलिए ज़िंदगी में हैप्पीनेस में भी कुछ कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि वो 4th हाउस के भी लॉर्ड है। थोड़ी सी चीज़ें हमें हेल्थ पॉइंट पे भी ध्यान देनी पड़ेंगी। ठीक है, इसलिए गुरु को बल देने की यहाँ पे आवश्यकता आपको पूर्ण रूप से पड़ने वाली है। इसके बाद चंद्रमा से हमने देखा था कि चंद्रमा जो है उनका नक्षत्र स्वामी खुद गुरु है, और चंद्रमा और गुरु के बीच में संबंध देखें तो षडाष्टक होके बैठे हैं, इसलिए कई बार मन जो है वो दुखी रह सकता है। ठीक है, अब चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी क्योंकि 1st हाउस और 4th हाउस को दिखा रहा है, इसका मतलब है कि 4th हाउस जो होता है मन का सुख और संपत्ति भी होती है, तो सुख और संपत्ति को लेकर कई बार दुखी रहना, या फिर मन के अंदर कोई चीज़ जो है वो बार बार दुखी बनाए रखे 4th हाउस। इसी तरीके से 1st हाउस है तो वो सेल्फ है, अपनी पर्सनैलिटी है, तो अपने आप को लेकर कभी कभी इंसान जो है वो थोड़ा सा निराश हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ये दोनों ही निराशा और ये चीज़ें एक ड्राइविंग फोर्स का काम करेंगी किसी भी तरीके से चीज़ों को बनाने के लिए। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि सुख संसाधनों को पाने के लिए और अपने आप को बनाने के लिए जातक जो हैं वो अथक प्रयास करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं रहता। इस कुंडली में 2 ग्रह जो हैं वो वक्री हैं। अगर वहाँ से आप 10वीं दृष्टि उनकी गिनोगे तो आपको समझ में आएगा। शनि जो हैं वो पहले तो 3री दृष्टि से 9वें भाव को देख रहे हैं, इसलिए किस्मत जो है उसमें कहीं ना कहीं चुनौतियाँ दे रहे थे बाय द एज ऑफ 36। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि शनि से जब आप 10वें घर को गिनोगे वक्र दृष्टि के साथ तो वो उसका खुद का हाउस आएगा 2nd हाउस, इसीलिए जो सेविंग्स है, कुटुंब है, 2nd हाउस फैमिली है, उसमें भी कुछ चुनौतियाँ शुरुआत में देखने को मिलती। संतान और प्रेम और साथ ही साथ
जो वाइफ का कारक ग्रह है शुक्र, वो राहु केतु एक्सिस में है और कहीं ना कहीं शनि से दृष्ट है। इस वजह से थोड़ी सी चुनौतियाँ आपको मैरिज लाइफ में भी देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, अब बात ये कि प्रोफेशन किस तरफ जा सकता है। तो देखिए 4 ग्रह जो हैं वो कहीं ना कहीं इस कुंडली के 7th हाउस में है, जिसमें से बुध स्वग्रही है, उसको सपोर्ट हासिल हो रहा है मंगल का, जो कि 12th हाउस और 5th हाउस के लॉर्ड है। तो केंद्र का स्वामी का संबंध पंचम त्रिकोण के साथ है, ये एक लक्ष्मी योग साथ ही साथ राजयोग का निर्माण कर रहा है। सूर्य जो है वो नवम का स्वामी है और मंगल पंचम का, ये धन योग का निर्माण कर रहा है, साथ ही साथ ये भी राजयोग का भी निर्माण कर रहा है। इन सभी कॉम्बिनेशंस में चंद्रमा का एंटर हो जाना वो कहीं ना कहीं एक सॉर्ट ऑफ अनसर्टिनिटी दिखाता है। इस कारण से और इन सभी योगों के ऊपर केतु की दृष्टि पड़ने से थोड़ी सी आपको परेशानियां महसूस होंगी। तत्व मैंने आपको बता दिए थे। कुल मिला के अगर हम देखें, चंद्रमा में राहु का कोई एलिमेंट नहीं आता, मंगल में नहीं आता, सूर्य में नहीं आता, लेकिन सूर्य और मंगल में केतु के एलिमेंट आते हैं। तो केतु की ये जो दृष्टि होगी यहाँ पे सूर्य और मंगल को और ज़्यादा प्रखर करेगी, थोड़े सा ज़्यादा चुनौतियों के साथ आपको बेहतर बनाने का प्रयास करेगी। बुध में एक राहु का एलिमेंट आता है जो कि चाहतों को दर्शाता है, उसको थोड़ा सा लिमिट करते हुए ही कहीं ना कहीं ये आपसे आगे व्यापार कराएगा। ठीक है, अब चलते हैं, देखते हैं आपका नवमांश क्या कहता है। जब हम नवमांश की कुंडली में आते हैं तो नवमांश की कुंडली को देखें, शुक्र यहाँ पे नीच राशिस्थ हो रहे हैं, जो कि 2nd हाउस और 11th हाउस के लॉर्ड थे। 2nd हाउस का स्वामी अगर नवमांश में नीच का हो रहा है, 6th हाउस का सॉरी, अगर 6th हाउस का लॉर्ड नवमांश में नीच राशिस्थ हो रहा है तो इसको हम थोड़ा अच्छा मान सकते हैं कि संघर्ष में कुछ कमी लाने का प्रयास करेंगे। लेकिन क्योंकि ये लाभ भाव के स्वामी हैं और फिर नीच राशिस्थ हो रहे हैं, इस कारण से जितनी आप मेहनत करते हो उससे आपको थोड़ा सा कम ही चीज़ें मिलती हैं। चंद्रमा देखिए वर्गोत्तम है और नवमांश में उसकी युति शनि के साथ है। अष्टम का स्वामी था, अगर मैं इसको लगन कुंडली के बराबर कर दूं तो देखिए अष्टम के स्वामी चंद्रमा, उसका संबंध है 2nd और 3rd हाउस के साथ, इसलिए आपकी किस्मत में धन को, खासकर संचित धन को और पराक्रम को लेकर एक स्थिति बनी रहेगी जिससे हम कहते हैं अनसर्टेनिटी। ठीक है, अष्टम भाव आयु का भी है तो वो लॉन्गेविटी भी देता है, इस कारण से यहाँ पे शनि को यानी कि आपके धन को और आपके करेज को लॉन्गेविटी भी मिलेगी। दूसरी चीज़ है कि शनि जहाँ बैठे हैं वहाँ पे उनको दिशा बल मिलता है, इस कारण से बाय द एज ऑफ 36 या उसके बाद आप थोड़ा सा अपने आप को राइज करा सकते हो। शुक्र को आप देख रहे हो किस्मत से वो आपके 10th हाउस स्टेटस के हाउस में आके नीच राशिस्थ हुए हैं, तो छठे का स्वामी भी बन रहे हैं और लाभ का। ठीक है, इस वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो डेंट आपके इमेज को, आपके स्टेटस को दे सकते हैं क्योंकि वहाँ वो नीच राशिस्थ हुए। लेकिन किस्मत से आपको लाभ, क्योंकि 11th हाउस के लॉर्ड होके 10th से जुड़ रहे हैं, तो लाभ प्रदान करने का पूरा प्रयास करेंगे। बुध और केतु एक साथ आ गए हैं, यानी बुद्धि जो थी, हमने पहले भी कहा था सबकॉन्शियस माइंड, वहाँ पे भी केतु था, वो कहीं ना कहीं किस्मत से मरक्यूरी के साथ है, यानी कि व्यापार के साथ है। गुरु जो वहाँ पे नीच राशिस्थ थे वो यहाँ पे आपको उच्च राशिस्थ नज़र आते हैं और गुरु की दृष्टि सूर्य के ऊपर भी है, यानी किस्मत के ऊपर भी है। किस्मत का स्वामी नवमांश की कुंडली में 12th हाउस में गया है, इसीलिए या तो विदेश से जुड़ी हुई चीज़ों के साथ कार्य करना पड़े या अपनी जगह से काफ़ी दूर हट के कार्य करना पड़े, ये चीज़ किस्मत साफ साफ इशारा दे रही है। और इसको मंगल का सपोर्ट है, क्योंकि मंगल जो है वो आपके नवम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। ठीक है, इसके बाद अभी जो दशाएँ चल रही हैं उस पर आ जाते हैं हम। दशाओं के अंदर अगर हम देखें तो बुध की ही महादशा चल रही है और अभी की स्थिति को अगर हम बात करें तो इस समय आप कहीं ना कहीं गुरु की अंतर्दशा में हो, जो कि लगन कुंडली में 2nd हाउस में बैठे हुए थे। ठीक है, अगर हम देखें कि इनका आपस में योग कैसा बन रहा है तो इस कुंडली में देखिए आपका गुरु 2nd हाउस, यह लगन कुंडली। अगर हम लगन कुंडली के अंदर देखें तो हमारे को जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो ये कि आपका जो गुरु है वो 2nd हाउस में है, लेकिन
महादशा के स्वामी बुध से देखेंगे तो 6-8 का संबंध है। गुरु और बुध दोनों सौम्य ग्रह हैं, इसलिए उतनी ज़्यादा परेशानियां नहीं देंगे, लेकिन 6-8 का संबंध होने के कारण थोड़ी सी चुनौतियों के साथ ही कहीं ना कहीं ये आपको लाभ होने देंगे। इस कारण से आपको कुछ समय के लिए, क्योंकि जब हम पीरियड्स को देख रहे हैं दशाओं में जाकर, तो वहाँ पे आपको कम से कम 2020 के अक्टूबर से लेकर 2023 के जनवरी तक इस पीरियड के अंदर एक गेन तो मिलेगा, लेकिन थोड़ा डिले के साथ मिलेगा, थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने पे मिलेगा, और इसमें वृद्धि हो जाएगी 2023 के जनवरी के बाद से 2025 तक। इस समय आप अपनी कुंडली में देखोगे तो आपको शनि जो है वो 3rd हाउस में बैठे हुए नज़र आएंगे, जहाँ से कि वो आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। तो अभी आपको प्लेस चेंज करते हुए या फिर हॉस्पिटल के साथ जुड़े हुए कार्यों से भी आप आगे आ सकते हो। ज़्यादा बेहतर ऑप्शन मुझे जो आपकी कुंडली को देख के लगता है, अभी हम पहले दशमांश को देखते हैं। आपका जो D10 का चार्ट बन रहा है उसको अगर देखा जाए तो यहाँ पे राहु केतु एक्सेस आ रही है, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि मंगल और शुक्र की युति यहाँ पे नज़र आ रही है, साथ ही साथ सूर्य और शनि की युति नज़र आ रही है। ओवरऑल कंटेक्स्ट में अगर हम देखने के प्रयास करें तो हम यहाँ पे ये चीज़ को ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगे कि आपकी कुंडली में अष्टम भाव सपोर्ट कर सकता है, और ऐसे स्थिति में क्योंकि चंद्रमा वर्गोत्तम था, जब अष्टम भाव सपोर्ट कर रहा है तो जो लाइफ इंश्योरेंस वाले काम होते हैं उसके साथ जुड़ के कार्य किया जा सकता है। हॉस्पिटल्स के अंदर जो ये क्लेम्स वाले काम होते हैं इनके साथ जुड़ के भी काम किया जा सकता है। वहाँ पे काम करने से आप एक अच्छा आर्थिक लाभ बना सकते हो। दूसरी फिर अपॉर्चुनिटीज़ कुछ बनती हैं, तो वो बनती थी कि आप किसी तरीके के कोई रिसर्च वर्क में कुछ चीज़ों को खोजने वाला कार्य करें। केतु क्योंकि लगन कुंडली में 11th में बैठा है, वो हमेशा ही जो आपकी सोर्स ऑफ अर्निंग है उसको ऊपर और नीचे करने का काम करेगा। ये कारण है कि मैं आपको बिजनेस की तरफ आने को कह रहा हूँ। और दूसरी चीज़ है कि आपके 7th हाउस के अंदर एक साथ 4 ग्रहों की युति बनी हुई है, इसीलिए आपको व्यापार की तरफ आना चाहिए, और मोस्ट प्रोबेबली हो सके तो लाइफ इंश्योरेंस या फिर 8वें घर से अष्टम भाव से होने वाले जो कार्य हैं उनके व्यापार, उनसे जुड़ी हुई चीज़ों के साथ अगर आप काम करोगे तो आपको एक अच्छा राइज देखने को मिल जाएगा गुरु के ही पीरियड में। जुपिटर की स्ट्रेंथ जो थी वो ऑलमोस्ट 88 थी, जबकि चाहिए 100, इसीलिए गुरु को ज़रूर बल दीजिएगा। तो ये जो दशा है इसके अंदर आपको आपका रिजल्ट आसानी से हासिल हो सकेगा। धन्यवाद।